नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। नमस्कार, सबसे देश के भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश और दुनिया की हर बड़ी जरूरी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हम हाजिर हैं। तो जोशीमठ संकट पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रात जोशीमठ में ही रुकेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ के लिए देहरादून से रवाना भी हो चुके हैं। जोशीमठ का संकट लगातार बरकरार है और इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि जोशीमठ पहुंचेंगे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम आज रात जोशीमठ में ही रुकेंगे। देहरादून से रवाना हो चुके हैं धामी और अब जिस तरीके से संकट लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि युद्ध स्तर पर प्रशासन हो या सरकार हो, वो तमाम ऐसे कदम उठा रही है जिसके जरिए लोगों तक राहत पहुंचाई जाए। 80 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिन्हें शिफ्ट किया जा चुका है। तो लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर भू धसाव हो रहा है और ऐसे में बड़ी खबर जो निकलकर इस वक्त जोशीमठ से सामने आ रही है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंच चुके हैं। आपदा पर, जोशीमठ आपदा पर इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम धामी जोशीमठ पहुंच चुके हैं और आज वो वहीं रुकेंगे। देहरादून से जोशीमठ पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और आज रात वहीं पर वो रुकेंगे। नजर जोशीमठ संकट पर प्रशासन की बनी हुई है। केंद्र और राज्य सरकार मिलजुल कर इस पूरे संकट से निपटने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं सीएम धामी जो हैं देहरादून से जोशीमठ पहुंच चुके हैं, जहां पर आज रात वो वहीं रहेंगे। तो जोशीमठ को बचाने की ये जंग जारी है। मौजूदा संकट के लिए इस शहर की कमजोर बुनियाद को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन जोशीमठ के लोग इसके लिए उस पावर प्रोजेक्ट को जिम्मेदार मान रहे हैं जिसका काम 2005 से ही चल रहा है। जिस टनल पर जोशीमठ के लोग आरोप लगा रहे हैं, उसके अंदर जाकर न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव पड़ताल भी की है। न्यूज 18 इंडिया देश का पहला न्यूज चैनल है जो तपोवन से विष्णुगाड़ के बीच बन रही टनल से ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा है। जोशीमठ में दरारों के लिए कौन जिम्मेदार? क्या जमीन दरकने के लिए एनटीपीसी जिम्मेदार? जोशीमठ संकट के लिए वहां के कुछ लोग एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगाड़ प्रोजेक्ट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन एनटीपीसी पहले ही साफ कर चुका है कि उसके प्रोजेक्ट का मौजूदा संकट से कोई लेना देना नहीं है। संकट की असली वजह क्या है, इसकी पड़ताल के साथ साथ समाधान की कोशिश भी जारी है। इस बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम ने एनटीपीसी की उस सुरंग का जायजा लिया जिसे लेकर जोशीमठ के लोगों के जहन में कई सवाल हैं। आज उसी एनटीपीसी की टनल के अंदर हम मौजूद हैं देखने के लिए कि आखिर इस ऐसा टनल में क्या है जिसको लेकर लोगों का शक इस टनल में जा रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि ये टनल जो है इस वक्त हम लोग सेलिंग पास साइड में है। ये जो पूरी जो परियोजना बनाई गई है, ये तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना के तहत है। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का पूरा परियोजना बनाई गई है, यानी कि जल से बिजली बनाने की ये पूरी परियोजना है। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी पनबिजली परियोजना में कितनी लंबी सुरंग बन रही है? क्या ये सुरंग जोशीमठ में बने घरों के नीचे से गुजर रही है? ऐसे सवालों के जवाब आप सीधे उस सुरंग से ही सुनिए। ये जो पूरी सुरंग आप पीछे तक देख रहे हैं, इस तरीके की सुरंग को 12 किलोमीटर बनाया जाना है, जिसमें से 8 किलोमीटर की जो सुरंग है वो टीबीएम यानी कि टनल बोरिंग मशीन के माध्यम से बननी है और बाकी की 4 जो है वो दूसरे मैनुअल ब्लास्टिंग मेथड से बननी है। तो वहां पर अगर बात की जाए, ये वो हिस्सा है जो जोशीमठ के ज्यादा करीब है। हमें ये जानकारी दी गई है कि इस हिस्से का, इस टनल की जो शुरुआत होती है वो जोशीमठ के आखिरी घर से 1.2 किलोमीटर यानी कि तकरीबन 1.25 किलोमीटर दूर है। एनटीपीसी के मुताबिक ये सुरंग जोशीमठ के आखिरी घर से करीब 1.25 किलोमीटर दूर है। वहां के कुछ लोगों का आरोप है कि विस्फोट के जरिए सुरंग बनाई जा रही है, जिसकी वजह से जोशीमठ की जमीन दरक रही है, लेकिन एनटीपीसी इसे भी सिरे से खारिज कर चुका है। अब इस एनटीपीसी प्रोजेक्ट पर यह इल्जाम है कि यहाँ पर ब्लास्टिंग होती रहती है, जिसकी वजह से लोगों के घर में दरार है। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरी जो फिलहाल टनल तैयार जहां तक हुई है 6 किलोमीटर की,
इस टनल में आपको यहाँ पर कहीं किसी तरीके के देखिए क्रैक्स अगर होते हैं, देखिए ब्लास्टिंग अगर होगी तो उसका कोई ना कोई फर्क जरूर देखने को मिलता है। और यहाँ ये जो लगे हुए हैं सीमेंट के सेगमेंट्स जो लगे हुए हैं, यहाँ कहीं पर भी किसी तरीके के कोई क्रैक्स नजर नहीं आ रहे हैं। एनटीपीसी के मुताबिक अब तक सुरंग की खुदाई टनल बोरिंग मशीन के जरिए हुई है। ब्लास्ट की मदद सिर्फ एक बार, वो भी शुरुआत में ही ली गई थी। एनटीपीसी की तरफ से कहा गया है कि ब्लास्टिंग की ही नहीं गई। उनका कहना है कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो जिस हार्ड रॉक से ये प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा था, वहां पर पहली बार जो ब्लास्टिंग है उसकी मदद से उसको खोला गया, उस सर्कल को खोला गया। लेकिन उसके बाद टीबीएम मशीन के इस्तेमाल के साथ ब्लास्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब ये टनल में हम मौजूद है, देखिए यहाँ अंदर फिलहाल टनल में आपको एक ये जो ट्रैक आपको दिख रहा है, ये ट्रैक बेसिकली लोको ट्रेन चलाने के लिए है, क्योंकि ये 6 किलोमीटर लंबी पूरी टनल है। ऐसे में ट्रेन के माध्यम से ही जो इंजीनियर्स हैं, जो लोग यहाँ काम करते हैं, वो अंदर की तरफ बढ़ते जाते। ये सुरंग कैसी है, इसका काम कितना हुआ है, ये भी देखिए। के अलावा एक ये बड़ा सा डक्ट आप देखेंगे, ये डक्ट जो है ये वेंटिलेशन के लिए बनाया गया है, ताकि क्योंकि अंदर घुसते घुसते ऑक्सीजन की भी कमी होती है, तमाम उन चीजों को देखते हुए वेंटिलेशन बेहद जरूरी है, इसलिए इस डक्ट का निर्माण किया गया है। अब ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं, ये एक बेल्ट है। जिस तरीके की बेल्ट आपने देखी होंगी एयरपोर्ट्स में भी होती है, जिनमें आपका सामान लगातार आगे की तरफ बढ़ता रहता है, कई हाई मशीनों में भी होता है। तो इन जो कन्वेयर बेल्ट है, इनको जोड़ा जाता है टीबीएम मशीन के साथ। और टीबीएम मशीन कुछ इस तरीके से काम करती है कि उसमें आगे की तरफ कटर लगे होते हैं, वो रॉक पर उस मशीन के जो कटर्स हैं वो घूमते हैं, घूम घूम के रॉक के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो बनते जाते हैं और इन्हीं के माध्यम से वो सीधा बाहर जाते हैं। ये जो पूरी बेल्ट बनी हुई है, ये उतनी ही लंबी है जितनी बड़ी टनल। जोशीमठ में बेहद खतरनाक हो चुकी इमारतों को गिराया जाना है। वहां अगले आदेश तक निर्माण कार्यों पर रोक है, लेकिन जोशीमठ के कुछ लोगों का आरोप है कि एनटीपीसी के प्रोजेक्ट का काम अब भी हो रहा है, जबकि सच ये है कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम बंद है। किलोमीटर का जो पूरा काम टनल बोरिंग मशीन से टीबीएम से होना है, उसमें से 6 किलोमीटर का काम हो चुका है। और यहाँ तक जहाँ तक आपकी फिलहाल नजर जा रही है, क्योंकि काम पूरी तरीके से बंद है एनटीपीसी का अभी आदेशों के बाद, तो कोई मशीन, कोई शख्स यहाँ पर फिलहाल अंदर नजर नहीं आ रहा है इस प्रोजेक्ट को लेकर। जोशीमठ में दरारों से मची दहशत के बीच जेपी कॉलोनी में पानी का रिसाव हुआ, तो इसके लिए भी एनटीपीसी प्रोजेक्ट को ही जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि एनटीपीसी के मुताबिक प्रोजेक्ट की सुरंग जेपी कॉलोनी से करीब 3.25 किलोमीटर दूर है। जाहिर है जोशीमठ संकट के बीच तरह तरह के भ्रम भी फैल रहे हैं, जिन्हें दूर करना बेहद जरूरी है। तो जिस टनल को इस महासंकट के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया जा रहा है, उसके अंदर सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है। लेकिन इस महासंकट पर ताजा अपडेट क्या है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो जोशीमठ में अब तक 723 इमारतों में दरार आ चुकी है और यहाँ की 86 इमारतों को बेहद खतरनाक घोषित किया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए 1.5 लाख रुपए तत्काल मदद का ऐलान किया है। और लेकिन अभी फाइनल मुआवजा तय नहीं हुआ है। तो जोशीमठ संकट से निपटने की कोशिश लगातार जारी है और नुकसान को कम से कम करने के लिए प्रशासन ने उन 2 होटल को गिराने का फैसला लिया है, जिनकी बुनियाद दरक चुकी है, जो पीछे बसी आबादी के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। लेकिन होटल मालिकों के विरोध की वजह से इन्हें गिराने में देर हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि और देर हुई तो खतरा कितना ज्यादा और बढ़ जाएगा। ये रिपोर्ट आपको। अब तक 700 से ज्यादा इमारतों में दरारें, 80 से ज्यादा इमारतें बेहद खतरनाक। ये डरावने आंकड़े जोशीमठ के हैं। वहां एक एक जिंदगी को सुरक्षित बचाने का मिशन जारी है। इसके लिए सबसे पहले इन 2 होटल मलारी इन और माउंट व्यू को गिराने का फैसला हुआ। दोनों होटल को गिराना क्यों जरूरी है, पहले उसे समझिए।
होटल माउंट वी और मलारी, इनको अगर आप देखें तो किस तरीके से दोनों होटल्स ये एक दूसरे पर टिके हुए हैं, झुके हुए हैं। ऐसे में अगर हम आपको दरारें दिखाएं, खतरा कितना बड़ा है। दरअसल आप ये जो क्रैक्स है ये देख पा रहे हैं, और ये जो आप क्रैक्स देख पा रहे हैं, इसका इस तरीके से उखड़ने का साफ मतलब है कि ये जो होटल है वो पीछे की साइड गिरेगा। अगर सुरक्षित तरीके से इन होटल को गिराया नहीं गया तो कैसे इसके पीछे बसी आबादी के जान माल पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, वो भी देखिए। माउंटेन व्यू होटल के पीछे की बसावट आपको दिखा रहे हैं, दोनों बिल्कुल एक साथ ये होटल है। आप ये पीछे की तरफ देखिए आप कि कितने सारे मकान यहाँ पर बने हुए हैं। ऐसे में आप जब सामने की तरफ से देखते हैं तो केवल 2 मंजिल के होटल नजर आते हैं, लेकिन जब पीछे की तरफ जाते हैं तो 4 से 5 मंजिल की ये होटल्स है। नीचे से इनकी बनावट शुरू होती है। ऐसे में ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, 5-5, 6-6 फ्लोर के ये होटल्स है। जब ये दरक रहे हैं, जब जमीन खिसक रही है, जैसे कि पीछे आप देखें ये जो बीच का गैप नजर आ रहा है होटल और सड़क के बीच में, ये लगातार दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है और ये पीछे की तरफ सकता जा रहा है। और इसी वजह से पीछे के जो तमाम घर हैं, कुछ छतों पे एसडीआरएफ के जो कमांडर्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं। दोनों होटल को गिराने का काम मंगलवार को ही शुरू होना था, लेकिन होटल मालिकों के विरोध की वजह से ये काम वक्त पर शुरू नहीं हो सका। होटल के मालिक और उनके रिश्तेदार धरने पर बैठ गए। इतना ही नहीं, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भी लोगों ने जैम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि उन्हें भी बद्रीनाथ प्रोजेक्ट की तर्ज पर मुआवजा दिया जाए। ऐसे में बुधवार की सुबह सुबह चमोली जिला प्रशासन ने डेंजर जोन के उन लोगों के साथ मीटिंग की जिनके मकान और होटल को गिराया जाना जरूरी है, और जो लोग ज्यादा मुआवजे की खातिर होटल को गिराने में रोड़ा बन रहे हैं। इस मीटिंग के बाद सरकार के नुमाइंदों ने साफ कर दिया कि बद्रीनाथ की तरह जोशीमठ के लोगों को मुआवजा देना नामुमकिन है। बद्रीनाथ की पैरिटी केदारनाथ से होती है, जहां पर सरकार एक पुनर्विकास योजना ला रही है। उस पुनर्विकास योजना में सभी हितधारकों को साथ में लेने के लिए बहुत अट्रैक्टिव पैकेज दिए गए थे, मार्केट रेट के 6 गुना तक दिए गए थे। तो वो एक आपदाग्रस्त क्षेत्र में भी हम मार्केट रेट के 6 गुना देंगे तो वो एक रीजनेबल डिमांड नहीं है। हमने उनको कहा है कि आप पैरिटी लगाइए। वरुणावत पैकेज जो उत्तरकाशी में दिए गए थे वो भी आपदा था, वहां पर जो पैकेज दिए गए थे उसके बराबर में आपको पैकेज दे दिया जाए। सच ये है कि सिर्फ ये 2 होटल ही नहीं, जोशीमठ के कई और होटल में भी दरारें आ चुकी हैं। ऐसे में इन होटल मालिकों में भी डर का माहौल है। सरकार का मकसद लोगों की जिंदगी बचाना है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है कि उनके घर में दरार नहीं है, फिर भी उनसे घर खाली करा दिया गया। माता जी, क्या आपके घर में भी लाल निशान लगाया गया है? जी, लाल निशान लग रखा। वो नहीं था, दरार नहीं था, कुछ नहीं, सीधा आए, हमको सूचना भी नहीं दिया। तो इतने दिन से हो रहा, किसी ने बताया ना, अंदर आए ना देखा। उस समय हमने बोला हमारे वार्ड में नहीं वो हो रहा, आए रे सीधा ही बंद करे, बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो। हमको कपड़े लेने भी नहीं दिया, खाली ऐसे जैसे थे वैसे गए हम। लोगों की शिकायतें अपनी जगह हैं, लेकिन सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े होने और उन्हें हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दे रही है। लेकिन सवाल उठता है कि जोशीमठ में दरारों की वजह क्या है? क्या ये अचानक हुआ या फिर ये संकट पुराना है? ये सारा का सारा एरिया जो है वो पुराने लैंडस्लाइड की डेब्रीज पे बना हुआ है, तो इसकी जितने यहाँ पे डेवलपमेंट हुए हैं वो सब एक तो अनप्लान्ड है और दूसरी बहुत ही वीक फाउंडेशन पे बने हुए हैं। अभी तो विंटर का पीरियड चल रहा है, कोई बरसात नहीं है, कोई अर्थक्वेक नहीं आया अभी रिसेंट पीरियड में। तो अगर थोड़े दिनों बाद जब बरसात का मौसम आएगा और साथ साथ अगर कोई छोटी मोटी अर्थक्वेक भी आ जाती है इस एरिया में, तो यहाँ की स्थिति और भी भयावह हो सकती है। जाहिर है खतरा और बढ़ सकता है। यही वजह है कि सरकार की कोशिश नुकसान को वक्त रहते टालने की है। तो इस संकट को लेकर 1976 से राज्य सरकारों को कई बार चेताया गया, क्योंकि जो आधार है जोशीमठ का वो मजबूत नहीं है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि जोशीमठ के 2 होटल को गिराना आखिर क्यों जरूरी हो चुका है, जिसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल जोशीमठ के होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू गिराए जाएंगे। दरअसल इन होटल की जमीन दरकने से बुनियाद कमजोर हो चुकी है। दोनों होटल जो है झुककर टेढ़े हो चुके हैं, और बड़ी बात यह है कि इन होटल को गिराने में किसी विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं होगा। दोनों होटल हाथ से गिराए जाएंगे। अगर ये नहीं गिराए गए तो दोनों होटल पीछे के घरों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, और ऐसे में कोशिश यही है कि इन होटल्स को डिसमेंटल किया जाए। और महायुद्ध
के बीच रूस ने एक बार फिर परमाणु धमकी दी है। रूस के रक्षा मंत्री ने अपने ताजा बयान में कहा है कि वो परमाणु हथियारों को बनाना जारी रखेंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि वो अपने परमाणु हथियार को हर वक्त तैयार रखेंगे और यही वजह है कि एक बार फिर दुनिया परमाणु खतरे के साए में आ चुकी है, क्योंकि युद्ध में बैकफुट पर आए पुतिन ने फिर से परमाणु धमकी दे दी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर पुतिन ने अपनी धमकी को सच साबित कर दिया तो इसका अंजाम क्या होगा। दो 2023 में ही होगा परमाणु धमाका। क्या पुतिन ने परमाणु हथियार एक्टिव कर दिया? विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पुतिन की सेना ने कलिब्र मिसाइल से यूक्रेन के शहरों को तबाह कर दिया। इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल कर यूक्रेन के शहरों में बारूद बिछा दी। किंजल मिसाइल से यूक्रेन के कई शहर खंडर बना दिए। लेकिन अब डर इन मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर एटमी हमले का है। एक बहुत बड़ी आशंका परमाणु हमले की हो रही है। इन आशंकाओं को बल कहां से मिल रहा है ये भी बताएंगे। लेकिन सवाल है कि अगर रूस ने परमाणु हमला किया तो क्या रूस टेक्निकल परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा या बैलिस्टिक मिसाइलों से परमाणु कहर ढाएगा? पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से परमाणु हमले की आशंका जाहिर कर चुके हैं। लेकिन सवाल है, क्या पुतिन पश्चिमी देशों की आशंकाओं को सही साबित कर देंगे और परमाणु हमले से उठा बवंडर विश्व युद्ध की तबाही तक बढ़ जाएगा? ये आशंकाएं सुर्खियां इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि रूस की तरफ से डराने वाला बयान सामने आया है। रूस के रक्षा मंत्री ने अपने ताजा बयान में कहा कि हम परमाणु हथियारों को बनाना और इसे हर वक्त तैयार रखना जारी रखेंगे, क्योंकि परमाणु ढाल हमारे देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा की गारंटी देता है। रूस के रक्षा मंत्री का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब युद्ध के मोर्चे पर रूस बैकफुट पर है। पुतिन ने इस युद्ध की शुरुआत 24 फरवरी को यूक्रेन पर बड़े हमले से की थी। तब तर्क दिया था कि यूक्रेन का नेटो में शामिल होने का कदम रूस की सुरक्षा के लिए खतरा है। रूस और यूक्रेन के बीच चले 10 महीने के संघर्ष के बाद भी रूस खाली हाथ है। ऐसे में डर अब रूस की तरफ से परमाणु हमले का है, क्योंकि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के कुछ समय पहले राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की परमाणु ताकत को युद्ध के लिए तैयार कर लिया था। बाद में परमाणु ड्रिल भी की, लेकिन अब डर युद्ध में एटमी हमले का है। और रूस बार बार परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, लेकिन एक्सपर्ट ये मानते हैं कि रूस की यह धमकी अमेरिका और नाटो देशों को यूक्रेन से दूर रखने का पैतरा है। लेकिन डर इस बात का भी है कि अगर पुतिन ने पश्चिमी देशों की परमाणु हमले की आशंका को सच कर दिया तो क्या होगा। इसे समझने के लिए जानना जरूरी है कि रूस के भंडार में कितने परमाणु हथियार है। वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल आपको ये बता दें कि रूस की परमाणु ताकत मौजूदा स्थिति में क्या कुछ है। 4500 स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन है, जो कि 1185 लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके साथ ही 800 पनडुब्बियों से दागी जाने वाली मिसाइल भी रूस के पास मौजूद है और 580 बॉम्बर ऐसे हैं जिसके जरिए मिसाइल दागी जा सकती है। इसके साथ ही रूस की सेना जिस ताकत के साथ यूक्रेन की सेना पर हमले कर रही है, उसको देखकर यह साफ जाहिर है कि अब यूक्रेन की सेना भी बड़े बड़े मिसाइलों के जरिए हमले का पलटवार करेगी।
तो रूस और यूक्रेन के महायुद्ध के बीच से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि पुतिन की सेना अब समंदर में बड़ी तैयारी कर रही है। रूस की सेना ने अपने ताकतवर जंगी जहाज को समंदर में उतार दिया है। एडमिरल गोर्शकोव और ज़िरकॉन मिसाइल के कॉम्बो की तैनाती महायुद्ध में एक नए मोड़ की ओर इशारा कर रही है। समंदर को चीरता, तूफान से बातें करता और जेलेंस्की के माथे की शिकन बढ़ाता ये कोई मामूली जहाज नहीं है। यह है पुतिन का एडमिरल गोर्शकोव फ्रिगेट। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इधर इस वीडियो को शेयर किया तो उधर जेलेंस्की के सर्द मौसम में पसीने छूट गए। दावा किया जा रहा है रूस ने नौसेना की ड्रिल में इस जंगी जहाज को उतारा जो ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है। वहीं ज़िरकॉन जो बादलों को चीरकर 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से दुश्मन के किले पर अटैक करती है। एडमिरल गोर्शकोव फ्रिगेट रूस के जंगी बेड़े का अपग्रेड वर्जन है जिसे रूस की नौसेना का स्ट्राइकर माना जा रहा है। दावा है कि ज़िरकॉन को एडमिरल गोर्शकोव में लोड कर पश्चिमी देशों को ताकत दिखाने की कोशिश रहेगी। एडमिरल गोर्शकोव मल्टी रोल जंगी जहाज है। यह एस्कॉर्ट मिशन और दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइलों से लैस है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 8,980 किलोमीटर है। एडमिरल गोर्शकोव 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है। ये समंदर में लगातार 30 दिन तक ऑपरेट कर सकता है। एडमिरल गोर्शकोव 3D एयर सर्च रेडार और आधुनिक वॉरफेयर और एंटी सबमरीन सिस्टम से भी लैस है। इसके अलावा ये 130 mm और 30 mm की मशीन गन और एंटी शिप मिसाइलों से भी लैस है। तबाही मचाने वाले घातक हथियारों की लिस्ट में ज़िरकॉन हमेशा टॉप पर दिखती है, जो समंदर और जमीन कहीं से भी संहार मचा सकती है। ऐसे में ज़िरकॉन के साथ एडमिरल गोर्शकोव की ये तस्वीर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन सभी नेटो देश को सकते में डाल रही है। ज़िरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ज़िरकॉन को पनडुब्बी, जंगी जहाज और जमीन पर लगे लॉन्चर से दागा जा सकता है। ज़िरकॉन मिसाइल 30 फीट लंबी है और इसकी अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर है। ज़िरकॉन 200 किलोटन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ज़िरकॉन में स्क्रैमजेट इंजन लगा है जिसकी बदौलत ज़िरकॉन 28 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। पुतिन दावा करते हैं कि इस कॉम्बो का पूरी दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। समंदर में पुतिन की ये ड्रिल उसके दुश्मनों की नींद उड़ाए हुए है। तो रूस परमाणु ड्रिल के जरिए अमेरिका को डरा रहा है और यही वजह है कि उसने परमाणु मिसाइल से लैस जंगी जहाज को समंदर में उतार दिया। अब समझते हैं कि अगर परमाणु धमाका हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। एक रिपोर्ट आपको यहां पर दिखाने जा रहे हैं जिसके जरिए दावा किया गया है कि रूस के पास 5,977 हथियार मौजूद है तो अमेरिका के पास परमाणु हथियारों की 5,428 तक की खेप मौजूद है। तो ये परमाणु हथियार आखिर किस के पास कितने मौजूद हैं वो हम आपको बता रहे हैं। रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, उसके पास 5,977 है। अमेरिका की अगर बात की जाए तो 5,428 परमाणु हथियार उसके पास है। और फ्रांस और ब्रिटेन भी कहीं पीछे नहीं है। फ्रांस के पास 290 है, वहीं ब्रिटेन के पास 225। यानी कि अगर आपस में इनका टकराव होता है तो उस वक्त क्या स्थिति उत्पन्न होगी इन परमाणु हथियारों के जो आंकड़े हैं इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो कि अमेरिका से सामने आ रही है, जहां सिस्टम में तकनीकी खराबी होने की वजह से सभी फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका में कई फ्लाइट्स यहां पर रोक दी गई हैं क्योंकि सिस्टम में कुछ खराबी यहां पर देखने को मिली है और उसकी वजह से तकनीकी खराबी जो सामने आई है उसकी वजह से कई फ्लाइट्स रोक दी गई हैं। ऐसे में एयरपोर्ट्स में लंबी कतार देखने को मिली है, यात्री परेशान भी दिखे। और नीरज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। नीरज, और क्या जानकारी फिलहाल? देखिए, सिस्टमैटिक एरर है और वहां के प्रशासन ने यह साफ किया है कि अब तक कोई वक्त नहीं दिया गया है कि कितनी देर में इस पूरे
सिस्टम को, जो फेलियर है उसे कंट्रोल में किया जाएगा और ऑल फ्लाइट्स कह सकते हैं जितने भी जहाज है अक्रॉस द यूएस में अलग अलग एयरपोर्ट पे वो ग्राउंडेड हैं और परेशान हैं यात्री जो पहुंच चुके थे एयरपोर्ट पे, क्योंकि किसी तरह का वक्त नहीं बताया गया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम कमांड सेंटर जो है वहां का, उन्होंने पैसेंजर को वार्न किया है, सावधान किया है कि इस तरह का लॉन्ग डिले अभी उन्हें करना पड़ेगा, यानी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और जो लोग, कई लोग सोशल मीडिया पे आ गए हैं, जो लोग आलोचना कर रहे हैं, और सबसे अहम बात यह है कि जो वेबसाइट है, जो आधिकारिक वेबसाइट है, उसमें कहा गया है कि नो टाइम्स आउटेज का जो है वो फेलियर है और उसके रिस्टोरेशन को लेकर अब तक कोई वक्त नहीं बताया गया है कब ये एक्टिवेट होगा। यानी कि रिस्टोरेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन किसी भी तरीके की कोई जानकारी यहां पर जो पैसेंजर्स हैं, जो यात्री हैं, उनको नहीं दी गई है, जिसकी वजह से कुछ असुविधा यहां पर उन्हें महसूस करनी पड़ी है। और वहीं जंग की ओर आगे बढ़ेंगे, जिस तरीके से लगातार महाजंग जारी है, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और ऐसे में अमेरिका से मिलने वाले पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन में तैनात कर दिया गया है। पेंटागन ने दावा किया है कि जल्द ही रूस के खिलाफ पेट्रियट मैदान में दिखेगा। यूक्रेन के सैनिक पेट्रियट की ताकत का सही इस्तेमाल कर सके, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। और अब तक यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ न सिर्फ टिका हुआ है, बल्कि रूस की सेना को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। और इसके पीछे बड़ी वजह है अमेरिका से मिलने वाले हथियार। और अब अमेरिका यूक्रेन को हथियारों के साथ एयर डिफेंस सिस्टम भी मुहैया करा रहा है। पिछले 11 महीने में ज़ेलेंस्की को जिस हथियार की जरूरत पड़ी, नेटो ने अपने हिस्से का हर वो हथियार दिया। बम, बारूद से लेकर मिसाइल तक की कमी को पूरा किया। रूस के घातक हमलों के सामने ज़ेलेंस्की के जाबाजों का जोश कम न पड़े, इसकी खातिर बारूदी खाने को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस अपने बारूद से भरते रहे। दावा है कि अब अमेरिका से पेट्रियट सिस्टम भी जल्द यूक्रेन के मैदान में सेट होगा, जिसकी ट्रेनिंग भी शुरू होने जा रही है। अमेरिकी सेना यूक्रेन के 90 से 100 सैनिकों को पैट्रियट के लिए तैयार करेंगे। कई महीनों तक ट्रेनिंग चलने की उम्मीद है। जंग की शुरुआत से नेटो देश अपने नए हथियार यूक्रेन भेज रहे हैं। मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम, बैटरी भेज रहे हैं और अब पैट्रियट भी जल्द यूक्रेन पहुंच रहा है। I can confirm that training for Ukrainian forces on the Patriot air defense system will begin as soon as next week at Fort Sill, Oklahoma. The training will prepare approximately 90 to 100 Ukrainian soldiers to operate, maintain, and sustain the defensive system over a training course expected to last several months. And once fielded, the Patriot will continue to contribute to Ukraine's air defense capabilities and provide another capability to the Ukrainian people to defend themselves. यूक्रेन के लिए पेट्रियट किसी कवच से कम नहीं है। पेट्रियट जंग के मैदान में ज़ेलेंस्की के सैनिकों का जोश बढ़ाएगा, यूक्रेन को हवाई हमलों से बचाएगा और शहरों को तबाह करने के लिए आसमान में उड़ रही मौत को हवा में ही नेस्तनाबूद कर देगा। क्योंकि पेट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी यानी PAC-3 मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम 150 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर इसे तबाह कर सकता है। 30 किलोमीटर की दूरी पर यह मध्यम दूरी की मिसाइल को भी रोक सकता है। पेट्रियट मिसाइल के एक ट्रक में 8 लॉन्च होते हैं। पेट्रियट सिस्टम सभी मौसमों में काम करने में सक्षम है और इसका निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया है। ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि वो नेटो देशों की मदद से रूस को मैदान में पछाड़ देंगे। पेट्रियट को लेकर यूक्रेन पहले ही कई दावे कर चुका है। पेट्रियट की ताकत से पुतिन भी वाकिफ है और यूक्रेन में पेट्रियट के आने से परेशान भी।
बिगड़ते ही जा रहे हैं। लोगों के घरों में अब रोटियां नहीं बन रही हैं क्योंकि आटा काफी महंगा हो चुका है। आटा लेने के लिए भगदड़ तक मच गई है और बताया जा रहा है कि भगदड़ की वजह से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। और सिर्फ आटा ही नहीं बल्कि सब्जी, फल और दूसरे खाद्य पदार्थों के दाम पर सातवें आसमान पहुंच चुके हैं। ये दर्द है पाकिस्तान के उस शख्स का जो पिछले कई दिनों से आटे के लिए ठोकरें खा रहा है। आटे के लिए बच्चों को जरूरत बैठी हुई है। अब लोग किसका फरियाद सुना है, किसको बोले? ये आंसू है उस माँ के जो अपने बच्चे को रोटी खिलाने के लिए सड़कों पर मारी मारी फिर रही है। बच्चे की कसम खा के कहते थे, कुछ नहीं खाया। ये गुस्सा है उन लोगों का जो रोटी के लिए एक दूसरे पर हमला करने को मजबूर हैं। पाकिस्तान में रोटी और आटे के लिए दंगे जैसे हालात बन गए हैं। अपनी भूख मिटाने के लिए लोग कुछ भी करने पर आमादा हैं। उन्हें बस 2 जून की रोटी चाहिए, लेकिन उनकी किस्मत में वो भी नसीब नहीं है। नतीजा ये है कि पाकिस्तान के अधिकांश इलाकों में लोग आटे के लिए मरने मारने तक को तैयार हैं। ऐसा एक वीडियो पाकिस्तान से सामने आया। इस वीडियो में कुछ लोग आटे के लिए जीना झपटी करते दिखाई दिए। आटे की बोरियों से भरी गाड़ी जैसे ही उस इलाके में पहुंची, आटा लेने के लिए लोग एक दूसरे से भिड़ गए। आटे की बोरियां एक दूसरे से छीनते नजर आए। वहाँ हालात इतने खराब हो गए हैं कि गरीब को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। महंगाई की मार से पाकिस्तान की जनता पहले से ही त्रस्त है। वहीं अब खाने के अनाज खासकर आटे के भाव आसमान छू रहे हैं। आटा इतना महंगा हो गया है कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। हालात ये हो गए हैं कि वहाँ रोटी खाने के लिए लोग तरस गए हैं। आटे के लिए बच्चों को जरूरत बैठी हुई है। अब लोग किसका फरियाद सुना है, किसको बोले? पाकिस्तान में हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग अब आत्महत्या करने तक की बात कर रहे हैं। बच्चे बूढ़े सभी लोगों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। बच्चे की कसम खा के कहते थे, कुछ नहीं खाया हुआ। गेहूं की कमी की वजह से पाकिस्तान की सरकार लोगों को कम दाम में आटा मुहैया नहीं करा पा रही है। सरकार की तरफ से जो थोड़ी बहुत आटे की बोरियां भेजी जा रही हैं, उन्हें लेने के लिए लोगों के बीच मारामारी शुरू हो जा रही है। पाकिस्तान से कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें आटा लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें दिखाई दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में तो हालात और भी बिगड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि गेहूं का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो गया है। वहां से सामने आए एक वीडियो में एक बुजुर्ग सड़क पर लेटे दिखाई दिए। वो बुजुर्ग जिस गाड़ी के आगे लेटे थे, वो वहां सब्सिडी वाला आटा देने आई थी, लेकिन उसके पास आटे की इतनी बोरियां नहीं थी कि सभी को मिल पाती। इसी बात पर बुजुर्ग इतना परेशान हो गए कि गाड़ी के आगे ही लेट गए। हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए। हमें 11 बजे तक टाइम दिया हुआ था। ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। आटे के लिए लोग सड़कों पर धरना देने के लिए मजबूर हैं। लोग आटे की एक बोरी पाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। वहाँ आए दिन आटे के लिए झड़प की खबरें आम बात हो गई हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि आटे की बोरियां ले जा रही गाड़ियों पर सुरक्षा कर्मियों का पहरा लगा दिया गया है। कुछ ऐसा ही एक वीडियो पाकिस्तान से सामने आया। इस वीडियो में कुछ सुरक्षा कर्मी आटे की बोरियों को अपनी गाड़ी में रखकर ले जाते दिखाई दिए। दावा है कि वहाँ आटा लेने के लिए लाइन में लगे एक शख्स की जान चली गई, तो वहीं आटा नहीं मिलने पर लोग सड़कों पर लेटकर मरने तक की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में वहाँ की कई हस्तियाँ सामने आई। उन्होंने इसके लिए पाकिस्तान सरकार पर हमला बोला और लोगों को जल्द आटा मुहैया कराने की मांग की। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इस सिचुएशन जो इस वक्त मुल्क की है, उसमें आप कराची ईट और खाने पीने के फेस्टिवल्स कर रहे हैं। यार कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ अक्ल लाएं कि ह्यूमैनिटी अपने अंदर पैदा करें। हालांकि भूखमरी से जूझ रहे पाकिस्तान की मदद के लिए कई देशों ने हाथ बढ़ाया है। खबर है कि पाकिस्तान की कंगाली पर तरस खाकर सऊदी अरब उसे $5 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 40,000 करोड़ की आर्थिक मदद दे सकता है। तो वहीं रूस से गेहूं की खेप पाकिस्तान पहुंच गई है।